स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 जिसका नाम है न्यायालय। तो इस चैप्टर के दोस्तों एमसीक्यूज 2 और 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे। आज हम देखेंगे 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो इस चैप्टर से दो ही 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। चलिए हम देखते हैं वो क्या है। तो इस चैप्टर का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न बनेगा 6 मार्क्स का, वो बनेगा, देखिए क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके क्षेत्र अधिकार कौन कौन से होते हैं, मौलिक क्षेत्र अधिकार, रिट संबंधी अधिकार, इन सभी अधिकारों का हमें वर्णन करना है। ठीक है। तो देखिए ये अलग अलग से 2 मार्क्स में और 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको हर एक जो आंसर है वो थोड़ा बड़ा करके बताऊंगा। आप हर एक आंसर में से मतलब 4 टॉपिक बताऊंगा, 4 टॉपिक में से आप 2-2 पॉइंट याद कर लेंगे, यानी कि 6 पॉइंट आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकार होता है वो होता है मौलिक अधिकार। ठीक है। यानी कि मौलिक अधिकार का अर्थ ये है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है और ऐसे मुकदमे में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं होती है। ठीक है। यह अधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित विवादों में एक अंपायर या निर्णायक भूमिका देता है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार है ये कुछ मामलों में जो न्यायपालिका होती है सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है, उसे कुछ मामलों में एक निर्णायक भूमिका निभाने का मौका देता है। जैसे केंद्र और राज्य स्तर पर उठे मुकदमों को सर्वोच्च न्यायालय हल करता है। यानी कि केंद्र और राज्य व्यवस्था पर जो मुकदमे उठते हैं उसे सर्वोच्च न्यायालय हल करता है। साथ ही वह केंद्र और राज्य की सरकार की शक्तियों को संविधान के अनुसार व्याख्या भी करता है। यानी कि मौलिक अधिकार क्या है सर्वोच्च न्यायालय का, कि वो किसी मुकदमे पर सुनवाई कर सकता है मौलिक अधिकार से संबंधित। ठीक है। और कुछ जो मुकदमे होते हैं, कुछ विवाद होते हैं, उसमें इसे एक निर्णायक भूमिका निभाने का मौका मिलता है। केंद्र और राज्य व्यवस्था पर जो मुकदमे होते हैं उन पर सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले सुना सकता है। तो ये तो मौलिक अधिकार हैं सर्वोच्च न्यायालय के। अब हम बात करते हैं कि रिट संबंधी अधिकार क्या है। जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके रिट संबंधी अधिकार क्या है। ठीक है। तो देखिए मौलिक अधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश, जिसे रिट कहते हैं, रिट के रूप में देता है। यानी कि देखिए मौलिक अधिकार जो होते हैं उनके उल्लंघन पर जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वह अपने विशेष आदेश जो होते हैं उसे रिट के रूप में देता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। जो उच्च न्यायालय होता है वो भी ये रिट जारी कर सकता है और इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या ना करने का आदेश भी दे सकता है। ठीक है। वही बात करते हैं अपीली क्षेत्र अधिकार की। जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका एक अपीली क्षेत्र अधिकार है। ये देखिए क्या है। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय जो वो अपील का सबसे उच्चतम और आखिरी न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यानी कि यदि उसे जो उच्च न्यायालय वहाँ पे न्याय सही नहीं मिला है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील जारी कर सकता है। लेकिन इसके लिए उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यानी कि उच्च न्यायालय जो होता है उसे प्रमाण देना होगा उस बंदे को कि हाँ भाई आप जाके सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है। जब अपील हो गई, ठीक है, उसके बाद अपीली क्षेत्र अधिकार का अर्थ यह है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा। अपीली क्षेत्र अधिकार का क्या मतलब है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों को दोबारा जांच करेगा। सर्वोच्च न्यायालय अपनी निम्नतम अदालतों के फैसलों को बदल सकता है और अपने तरीके से पुनर्निर्णय भी ले सकता है। ये अपीली क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो अपीली क्षेत्र अधिकार से आप क्या समझते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय या उससे नीचे सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसमें अगर किसी व्यक्ति को सही न्याय नहीं मिला, उसे लगता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपनी जो यानी कि देखिए उच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति को सही से मतलब सही उसे न्याय नहीं मिला है जो वो चाहता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील दे सकता है। और अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर बिल्कुल शून्य से कार्यवाही करेगी, उस पर पुनर्विचार करेगी और उसका जो फैसला है उसे भी वो बदल सकती है। ठीक है। वहीं बात करते हैं अगले अगले पॉइंट की। अगला है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। जो न्यायालय है उसका सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार ये होता है। ये क्या होता है देखिए,
मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का एक परामर्श संबंधी भी अधिकार होता है। इसके तहत केंद्र और राज्य व्यवस्था पर उठे मुकदमों को सर्वोच्च न्यायालय हल करता है। साथ ही साथ वह केंद्र राज्य की सरकारी शक्तियों को संविधान के अनुसार व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो मेन पॉइंट है जो इस पॉइंट में हमें डालने चाहिए वो ये दो हैं। क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी निम्नतम अदालतों के फैसलों को बदल सकता है और अपने तरीके से पुनर्निर्णय भी ले सकता है। वहीं भारत का राष्ट्रपति लोकहित और संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय भेज सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी जो हमारा ये लास्ट पॉइंट है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, इसमें आप ये 3 पॉइंट भूल जाइए, ये मैंने बड़ा करके लिख दिया है। बस ये आप आखिरी का पॉइंट याद रखिए। कौन सा पॉइंट आप याद रखेंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये लोकहित से संबंधित और संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को, किसी नियम को ये सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि राष्ट्रपति के द्वारा आए उस फैसले को वो माने या ना माने। ठीक है, तो ये है उसका सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। और ये सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ये राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने मौलिक अधिकार के बारे में देखा, सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। फिर हमने रिट संबंधी अधिकार देखे, फिर हमने अपीली क्षेत्राधिकार देखा, और फिर हमने सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार देखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इस चैप्टर के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि जो न्यायपालिका है, देखिए ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं। यानी कि जो संविधान है इसकी मतलब संविधान जो है उसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए, हमें उसका वर्णन करना है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान, यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिकार जो होते हैं वो अधिकतर राष्ट्रपति को दिए गए हैं। इससे संबंधित राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से परामर्श भी ले सकता है। यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए, लेकिन जो राष्ट्रपति है उसकी ये मर्जी होती है, उसके पास ये अधिकार है कि वो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में मुख्य न्यायाधीश से और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श भी ले सकता है। दूसरा पॉइंट है सेवानिवृत्ति के पश्चात वकालत करने पर प्रतिबंध। जो भारतीय संविधान है इसमें सेवानिवृत्ति होने के बाद जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें भारत के किसी भी क्षेत्र में वकालत करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वकालत करने की अनुमति नहीं देता है। अगला है कार्य प्रणाली के संबंध में प्रावधान। देखिए जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसकी कार्य प्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने का अधिकार भी स्वयं जो न्यायपालिका है उसे ही है। यानी कि जो न्यायपालिका होती है, ठीक है, वो न्यायपालिका में कौन कौन से कार्य होंगे, कैसे कैसे कार्य होंगे, कौन से नियम होंगे, ये सभी न्यायपालिका को ही बनाने चाहिए। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि नियम संसद द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत होने चाहिए तथा इस पर राष्ट्रपति का अनुमोदन भी आवश्यक है। यानी कि न्यायपालिका में जो भी नियम फैसले चलते हैं, ठीक है, वो हालांकि न्यायपालिका बना सकती है लेकिन उसे संसद के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और राष्ट्रपति के द्वारा उस पर हस्ताक्षर भी होना चाहिए। तो कार्य प्रणाली के संबंध में ये प्रावधान होने चाहिए। ठीक है, अगला है पद की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान। यानी कि जो न्यायाधीश है उसका जो पद होता है उसकी सुरक्षा के संबंध में प्रावधान। देखिए क्या है, न्यायाधीशों के पद सुरक्षित किए गए हैं, इन्हें कोई भी पद से हटा नहीं सकता है। यदि कदाचार और अयोग्यता के आधार पर हटाया भी जा सकता है तो उससे पूर्व उस आशय का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इस प्रकार उनको पद से हटाने की प्रक्रिया को बहुत जटिल बनाया गया है। यानी कि देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं या किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं तो उनको अगर उनके पद से हटाना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, बहुत जटिल प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं महाभियोग। ठीक है, तो अगर किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है तो इस महाभियोग की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। यानी कि
उसका जो पद है वो सुनिश्चित है, उसे उसके पद से कोई हटा नहीं सकता है। हटाएगा तो महाभियोग के द्वारा, जिसमें कि काफ़ी समय लगता है। ठीक है, आखिरी पॉइंट बचता है पर्याप्त वेतन एवं भत्ता। आखिरी पॉइंट क्या है हमारा? पर्याप्त वेतन एवं भत्ता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसके लिए न्यायाधीशों को आर्थिक रूप से काफ़ी सुदृढ़ बनाया गया है। यानी कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों की आर्थिक जो स्थिति होती है उसे काफ़ी मजबूत बनाया गया है। उन्हें पर्याप्त वेतन मिलना चाहिए, पर्याप्त वेतन मिलता भी है। उन्हें मुफ्त आवास उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि फ्री में घर भी दिया जाता है। जब वे सेवानिवृत्ति हो जाते हैं तो उन्हें काफ़ी मात्रा में पेंशन भी दी जाती है, यानी कि सेवानिवृत्ति के पश्चात भी उन्हें पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में ये कुछ प्रावधान किए गए थे। पहला है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान। दूसरा है सेवानिवृत्ति के पश्चात वकालत करने पर प्रतिबंध। कार्य प्रणाली के संबंध में प्रावधान। ठीक है, फिर है पद की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान और पर्याप्त वेतन एवं सुरक्षा। तो इस तरह से हमारा ये 6 प्रश्न जो मतलब 6 मार्क्स का दूसरा प्रश्न था ये भी यहाँ पे खत्म होता है। एंड आज की हमारी ये वीडियो भी यहाँ पे खत्म होती है। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में अगले चैप्टर के MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।